गुड इवनिंग दोस्तों। एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एनालिसिस में आज अपन जिस लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे उसमें अपन चर्चा करेंगे आज संगम काल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो अपना संगम वंश है उस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अपना जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है उनके बारे में तो जानेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों बताइए, भारत है उसकी पहली भारतीय महिला कौन है जो अपना मंगल ग्रह है वहां पर रोवर को संचालित कर रही है? तो दोस्तों अक्षता कृष्णामूर्ति है, वो भारत की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है जो अपना मंगल ग्रह है वहां पर रोवर होता है उसको संचालित करेंगी। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? दोस्तों बताइए, अपना जो संसद भवन है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है वो अपनी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो होम मिनिस्ट्री ने जो इसकी सुरक्षा का जिम्मा है वो हाल ही में कौन सी फोर्स को सौंपा है? तो दोस्तों अपनी CIFS है उसे यह जिम्मा सौंपा गया है। किसे? CISF जो अपनी फोर्स है उसे गृह मंत्रालय के द्वारा जो संसद भवन की निगरानी है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ था कि संसद पर जो अपना भगत सिंह की जो जयंती आती है वहां पर कुछ लोगों ने कुछ हरकतें की थी, तो उसके आधार पर यह सुरक्षा का प्रावधान गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस खिलाड़ी को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बताइए, भारतीय मूल की कौन सी महिला लेखक है जिसे सिंगापुर का एक पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, वो सिंगापुर का दिया गया है? तो दोस्तों मीरा चंद है, वो भारतीय मूल की लेखिका है जिसे कि सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अगला है, हाल ही में टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन बने? दोस्तों बताइए, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? दोस्तों ये चुने गए हैं लियोनेल मेसी। जो मेसी है उसको टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बताइए, बीकानेर की कौन सी राजकुमारी है जिसे निशाने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों राजश्री कुमारी है, उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत बड़ी निशानेबाज खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों बताइए, मध्य प्रदेश में सिर्फ एकमात्र जीवाश्म उद्यान है जो कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों ये डिंडोरी मध्य प्रदेश में बना है। अगला क्वेश्चन है, संगम वंश के अंतिम शासक कौन बने थे? दोस्तों बताइए, संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों विरूपाक्ष सेकंड है, उसे संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे संगम वंश के बारे में। दोस्तों पहले जानते हैं संगम वंश का परिचय, आखिरकार संगम वंश फैला हुआ कहाँ था? तो दोस्तों संगम वंश है वो अपना जो साउथ इंडिया है, दक्षिणी भारत है, वहां की जो दो प्रमुख नदियां हैं कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, उनके जो बीच का क्षेत्र था, उनका जो दक्षिणी भाग था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का, उस दक्षिणी भाग पर संगम वंश है वो फैला हुआ था। यह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि में फैला हुआ था। कब तक? 300 बीसी से 300 ईस्वी के बीच में संगम काल का विकास हुआ था दक्षिणी भारत में। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है उसके दक्षिण में। दोस्तों संगम है वो तमिल कवियों का एक संगम है, अर्थात एक सम्मेलन था जो संभवतः प्रमुखों और राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। बताइए संगम क्या होता था? संगम होता था जो विभिन्न तमिल कवि होते थे उनका आयोजन होता था। यह आयोजन है जो विभिन्न प्रमुख होते थे जैसे सामंत वगैरह होते थे या फिर राजा होते थे, उनके संरक्षण में इनका सम्मेलन किया जाता था जिसे संगम कहा जाता है। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। दोस्तों जो पांडे राजा थे उन्होंने प्रमुख रूप से जो संगम है
उनको शाही संरक्षण प्रोवाइड करवाया था। कौन से राजाओं ने करवाया था? पांडे राजाओं ने करवाया था। दोस्तों, संगम साहित्य की रचना है वो मुख्य रूप से द्रविड़ साहित्य में की गई थी। अर्थात आप कह सकते हैं कि द्रविड़ साहित्य की शुरुआत है वो संगम काल से हुई है। तमिल कवियों के अनुसार, मतलब जो तमिल किंवदंतियां हैं, जो कहावतें हैं, उनके अनुसार प्राचीन भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मन जिसे मच्चुंगम कहा जाता है। ठीक है? इसका आयोजन किया गया था, 3 संगमों का आयोजन किया गया था। इन तीनों के मिले-जुले रूप को मच्चुगम कहते हैं। ठीक है? मुचंगम। दोस्तों, ये जो तमिल कवियों का समागम था, ये तीनों सम्मेलन हुए थे वो। माना जाता है कि जो प्रथम जो संगम हुआ था वो अपने मदुरै में हुआ था। पूछ लिया जाता है कि संगम का 3 आयोजन हुए थे संगम के। जो पहला आयोजन हुआ था वो मदुरै में हुआ था। दोस्तों, जो मदुरै में संगम आयोजित किया गया था उसमें देवता और जो महान संत थे, जो लीडर्स थे उस दौरान के, वो इसमें शामिल हुए थे। हालांकि जो प्रथम संगम हुआ था मदुरै में, इसका कोई साहित्यिक प्रमाण अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है? ध्यान रखना, इसका कोई साहित्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वही दूसरा संगम है वो कटारपुरम में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। दोस्तों, इस संगम साहित्य का एकमात्र अपन को तमिल व्याकरण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है तोलकापी में। ठीक है? तो पूछ लिया जाए कि तोलकापी में कौन से संगम सम्मेलन के दौरान रचित किया गया था, जो उस दौरान का उपलब्ध होता है, तो वो होता है अपना जो कपाटपुरम में जो सम्मेलन हुआ था, दूसरा संगम का आयोजन हुआ था। वहां पर ये एकमात्र ग्रंथ था जो उपलब्ध होता है तोलकापी में। तोलकापी में है वो एक प्रकार का तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तीसरा संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था। दोस्तों, इस संगम के अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो नष्ट हो चुके हैं। इसमें कुछ सामग्री है वो वर्तमान में भी उपलब्ध है, जिसे ग्रंथ और महाकाव्य के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। तो पहला संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था और तीसरा भी मदुरै में हुआ था। पहले संगम साहित्य का कोई अपन को साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है। दूसरा जो संगम साहित्य कपाटपुरम में हुआ था उसका अपन को तोलकापी में व्याकरण ग्रंथ मिलता है, और इसके अलावा तीसरे संगम साहित्य के भी कुछ ग्रंथ अपन को मिल जाते हैं। अब हम जानते हैं संगम साहित्य के बारे में। बात करेंगे संगम साहित्य के जो प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात संगम साहित्य की जो अपन को जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, संगम साहित्य है वो पहले ध्यान रखना, ये लिखा गया था तमिल भाषा में। ठीक है? कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि द्रविड़ साहित्य की शुरुआत होती है यहाँ से। तमिल है वो अपने तमिलनाडु की वर्तमान लैंग्वेज है। दोस्तों, संगम युग की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो यह है तोलकापी में एतु तोके, पत्तु पपातु, पादेने, पादीने, कल्पाकु। ये दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट नाम है जो साउथ इंडिया में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवित चिंतामणि संगम साहित्य के प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तोलकापी में एतु तोके, पतु पपातु, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। दोस्तों, ध्यान रखना, तोलकापी में के लेखक है वो तोलकपियर थे। ठीक है? तोलकापी में के लेखक कौन है? तोलकपियर थे। यह द्वितीय संगम का एक उपलब्ध एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, तोलकापी में है यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। साथ ही यह उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवाता है। अर्थात जो तोलकापी में है जिसे लिखा था तोलकपियर ने, इसमें जो संगम काल के दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां क्या हो रही थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी समाज की, उसके बारे में अपन को यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगले ग्रंथ की बात करें, अगला आता है एतु तोके, जिसे अष्ट संग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, ये तीसरे संगम के जो 8 ग्रंथ है वो उसका एक संग्रह था। जो तीसरा संगम हुआ था मदुरै में, वहां पर इसका संकलन किया गया था एतु तोके का। इसके प्रमुख 8 ग्रंथ हैं जिनके बारे में आप जाने तो प्रमुख जो इसके 8 ग्रंथ है एतु तोके के, उनके नाम है मणिन्ने, पुरु, होंके,
एन कुरुनूर, पदित्य पत्तु, परिपादल, टेलीथोके, एहनानूर और पुरुनानूर। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट नाम है। इसके अलावा पत्तू पपातू है, उदेश गीत 10 कविताओं का एक संग्रह है। दोस्तों ये तमिल संगम का दूसरा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण ये 10 कविताएं हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें मिली हुई ये 10 कविताओं के नाम है। दोस्तों जो अगला ग्रंथ है अपने जो संगम काल का, उसमें है ये पदी ने किल कणकुक। ये 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है। ठीक है, ये जो तमिल संगम है उसके साहित्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 18 कविताओं में सबसे महत्वपूर्ण कविता है वो तमिल के महान कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुल है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि तिरुकुल रचना है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी अपने तिरुवल्लुवर ने। दोस्तों तिरुवल्लुवर को है वो संगम साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है, साथ ही इसे 5 वेद के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं, तो संगम साहित्य का बाइबल अपन कहते हैं तिरुकुल को, जिसकी रचना की थी तिरुवल्लुवर ने, और इसे पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो संगम साहित्य की जो महत्वपूर्ण रचना है शिल्पाधिकारम, इसे लिखा था एंग्लो आदिल ने, और मणिमेखले है उसे लिखा था सीतले सतनार ने। ठीक है, शिल्पाधिकारम किसने लिखा था, एंग्लो आदिकल ने, मणिमेखले लिखा था सीतले सतनार ने। ठीक है, तिरुकुरु लिखा था तिरुवल्लुवर ने। दोस्तों इन महाकाव्य द्वारा जो संगम साहित्य उसकी समाज की और जो राजनीतिक क्या स्थितियां थी उनके विषय में आप यहाँ पर अच्छी जानकारी मिल जाती है। आगे बात करते हैं संगम काल के वावरण में, जो संगम काल थे उसके बारे में जो अन्य विवरण के जो स्रोत है, अर्थात कहाँ कहाँ पर अपन को संगम काल के बारे में जानकारी मिली, उनके बारे में जाने। तो संगम काल के बारे में दोस्तों मेगस्थनी, स्ट्रेम्बो, प्लिनी, टोलमी और जो यूनानी लेखक थे आदि पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बीच में जो वाणिज्यिक व्यापार होता था उसका उल्लेख करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मेगस्थनी ज्यादा अपने मौर्य साम्राज्य के दौरान तथा स्ट्रेम्बो, प्लिनी, टोलमी आदि जो यूनानी लेखक थे, इन्होंने संगम जो अपना संगम क्षेत्र था दक्षिणी भारत का, उसका व्यापारिक संबंध बताया पश्चिम से, और जो पश्चिमी भारत है पश्चिमी जो देश थे उनसे दक्षिणी भारत के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संगम जो अपना संगम क्षेत्र था उसका व्यापार होता था अरेबियन सी से होते हुए, जो अपना अरेबियन सी से होते हुए जो अपने जो अरब प्रायद्वीप प्रदेश है उनसे। दोस्तों साथ ही जो अशोक के अभिलेख है जिसमें चोल चेर पांडे के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य का जो अशोक के अभिलेख है क्या उनमें संगम साहित्य के बारे में उल्लेख मिलता है, तो जी हाँ, अशोक के अभिलेख में आप संगम साहित्य के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों कलिंग के राजा थे खारवेल, इनका अभिलेख था हाथी गुफा अभिलेख, उसमें भी तमिल राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया। इसके अलावा 8वीं सदी में इरेन नार जो अकपोरुल के भाष्य है उसकी भूमिका में भी आप संगमों का वर्णन देख सकते हैं। दोस्तों अपन संगम काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो संगम युग के दौरान दक्षिणी भारत 3 वंशों में बटा हुआ था, चेर, चोल और पांड्यों में। दोस्तों इन राज्यों के बारे में जानकारी है वो संगम काल के जो साहित्यिक संदर्भ है वहां से प्राप्त होती है। बात करें चेरों के बारे में, दोस्तों चेर है वो आधुनिक काल का जो अपना कर्नाटक है उसके मध्य में और उत्तरी हिस्सा है वहां का, तथा तमिलनाडु का जो कोंगी क्षेत्र है वहां पर शासन किया था इन्होंने। तमिलनाडु और केरल का जो क्षेत्र है वहां पर चेरों ने शासन किया था। इनकी राजधानी थी वांजी। पूछ लिया जाता है चेरों की राजधानी क्या थी, वांजी। साथ ही दोस्तों इनका जो पश्चिमी तट था, अपना जो पश्चिमी तट है, और मुसीरी और टोंडी नाम के जो बंदरगाह थे उन पर इनका नियंत्रण था। पूछ लिया जाता है कि मुसीरी और टोंडी क्या है, तो एक तरह के बंदरगाह हैं जो कि चेरों के द्वारा यूज किए जाते थे। दोस्तों चेरों का प्रतीक चिंता धनुष बाण, ईसा की पहली शताब्दी के पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है।
पूछ लिया जाए कि पगलूर शिलालेख किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों पगलूर शिलालेख है वो ईसा पूर्व की पहली सदी का है। इसमें आप जो चोल शासक है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चेर राजा थे दोस्तों, वो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे और उनको बहुत सारा लाभ मिलता था। कहा जाता है कि उन्होंने ऑगस्टक का एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ऑगस्टक में एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों के सबसे महान राजा थे सेगुटवन, ठीक है, जिन्हें दोस्तों लाल चेर या फिर अच्छा चेर और भला चेर के नाम से भी जाना जाता था। पूछ लिया जाता है कि भला चेर या लाल चेर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सेंट गुटवन को। दोस्तों सेंट गुटवत ने राज्य की जो पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था, जिसे कर्ण की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिणी भारत से चीन में दूध भेजने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। अर्थात चेरों ने क्या किया था कि जो दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण शासक थे, इन्होंने भारत के साथ चीन के साथ जो अपने व्यापारिक संबंध थे वो बनाने की कोशिश की थी और इन्होंने दूत भेजे थे चीन में ताकि वहां की जो व्यवस्था है, व्यापार कैसे कुछ हो रहा है, उसके बारे में जान सके। दोस्तों चोलों ने तमिलनाडु, अब अपन चर्चा कर लेते हैं चेरों के बारे में जाना, अब चर्चा करेंगे चोलों के बारे में। दोस्तों चोल है वो संगम जो काल है उसके दौरान शासन करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश था। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भाग को नियंत्रित किया था। अर्थात तमिलनाडु का मध्य जो वर्तमान तमिलनाडु है उसका मध्य क्षेत्र और जो उत्तरी भाग है वो चोलों के अंदर था। उनके शासनकाल का मुख्य क्षेत्र था कावेरी डेल्टी, जिसे कावेरी डेल्टा क्षेत्र था, जो वर्तमान में कावेरी नदी बहती है उसका जो डेल्टा क्षेत्र था उसको कंट्रोल करते थे चोल राजा। दोस्तों जो इस कावेरी डेल्टा को समय के साथ चोल मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इनकी राजधानी की बात करें तो उरेयू थी, ठीक है भाई। चोलों की राजधानी, चोलों की तो उरेयू थी और चेर की राजधानी थी वो वंजी थी। उरेयू जो वर्तमान का तिरुचिरापल्ली शहर है वही था। बाद में दोस्तों उरेयू के स्थान पर इन्होंने राज्य अपनी कावेरीपत्तनम अर्थात पुहार नगर में स्थापित कर ली। पुहार नगर और कावेरीपत्तनम को राजधानी बनाने वाले थे चोल शासक करिकाल। करिकाल ने उरेयू से राजधानी स्थानांतरित कर ली कावेरीपट्टनम अर्थात पुहार नगर तक। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ और इनके पास दोस्तों एक कुशल नौसेना भी थी, ठीक है, जो अपना दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वहां पर इनके व्यापारिक संबंध भी थे और ये नौसेना के माध्यम से यहाँ पर व्यापार करते थे। दोस्तों चोलों का एक महत्वपूर्ण राजा था करिकाल, जो कि इस काल का एक महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। पीतन पल्लेक ने इनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया है। दोस्तों विभिन्न संगम साहित्य की कवियों में वेणी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों जो वेणी युद्ध हुआ था वो इसमें करिकाल ने पांडे शासक और चेर सहित जो 11 राजाओं थे उनको पराजित किया था। पूछ लिया जाए कि वेणी युद्ध क्या है, तो वेणी युद्ध में जो चोल राजा था करिकाल ने पांडे और चेरों सहित 11 राजाओं को परास्त किया था। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया था। दोस्तों करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र से संपन्न बनाया, अर्थात व्यापार वाणिज्य को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे संगम साहित्य काल का बहुत सारा विकास हुआ। दोस्तों करिकाल ने पुहार और कावेरी पट्टनम नगर की स्थापना की थी। उन्होंने उदयपुर से जो कावेरी पट्टनम में राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। इसके अतिरिक्त करिकाल ने जो अपनी कावेरी नदी थी, जो कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र था जहां पर चोलों का नियंत्रण था, इस कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर का लंबा बांध बनाया था करिकाल ने। अब अपन तीसरे शासक की बात करते हैं संगम काल में जो था वो था पांडे राज्य। दोस्तों पांडव का शासन था वो मदुरै में था, ठीक है, और ये भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में इनका आधिपत्य स्थापित था। कहां पर? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। दोस्तों कोरकोई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है, बाद में इन्होंने जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित थी, ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि पांडव की राजधानी क्या थी? पांडव की राजधानी कोर कई थी। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पांडव का प्रतीक चिन्ह था मछली। दोस्तों पांडव ने तमिल जो संगम थे उनको संरक्षण प्रदान किया था।
साथ ही संगम कवियों के संकलन को इन्होंने सुविधा भी प्रदान की थी। पांडव शासकों ने एक नियमित सेना को बनाए रखा था, अर्थात कह सकते हैं इनके पास एक नियमित सेना थी। संगम साहित्य के अनुसार पांडे राज्य धनी और समृद्ध व्यापारी थे। दोस्तों, पांडव का पहला उल्लेख है वो मेगस्थनीज ने किया था। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। पांडव के दौरान जो विधवाएं महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत बुरी थी, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। दोस्तों, पांडे राज्य में ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व था। ईसा के शुरुआती शताब्दी में पांडे राज्य थे, उन्होंने वैदिक यज्ञ भी करवाए थे। कुलभद्र नामक एक जनजाति ने आक्रमण के पांडवों की शक्तियों को समाप्त कर दिया था और जो नीलव कोंडम संगम युद्ध का अंतिम पांड्य शासक माना जाता है। क्या आप मैप में देख सकते हैं चोल चेर पांडे। दोस्तों, ये है कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र। इस कावेरी डेल्टा वाले क्षेत्र पर चोल राजा शासन करते थे और ये वाला इलाका है, यहाँ पर चेरों का शासन था और ये वाला पांडे है। ठीक है, इनकी राजधानी थी, एक मिनट में इसको साफ कर देते। हाँ, चोलों की राजधानी थी पुरेई, जिसे बाद में कावेरीपट्टनम ले गए थे करिकाल। पांडु की राजधानी थी मुदेरी और चेरों की राजधानी थी मारिच। ठीक है, ये मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं संगम राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। दोस्तों, संगम काल के दौरान जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत होता था, अर्थात जो राजतंत्र था वो वंशानुगत था। संगम युद्ध के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक होता था, जैसे कि चोलों के पास बाघ था, पांडव के पास मछली, तो चेरोस के पास धनुष बाण थे। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इस समय मंत्री को अमितचार कहते थे, पुरोहित को पुरोहितार, दूत को दूतार, सेनापति को सेनापतियार और अरारार है वो गुप्तचर को कहते थे। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ओरारार क्या है। ओरारार संगम काल के दौरान गुप्तचर हुआ करता था। दोस्तों, सैन्य प्रशासन का संचालन है वो कुशलता पूर्वक किया जाता था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। राज्य की आय के स्रोत की बात करें तो राज्य की जो आय का स्रोत था वो मुख्य रूप से भूमि का राजस्व होता था, अर्थात भूमि पर लगाए जाने वाला कर होता था। इसके अलावा ये जो विदेशी व्यापार करते थे उन पर जो टैक्स लगाते थे, जो सीमा शुल्क लगाते थे, वो भी इनके राजस्व का प्रमुख स्रोत था। साथ ही युद्ध में लूटी गई जो संपत्ति होती थी वो अपने राजकोष की आय में शामिल कर लेते थे। डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की संगम साहित्य के दौरान उचित व्यवस्था की गई थी। अब बात करते हैं संगम सोसाइटी के बारे में। दोस्तों, पुरुनानूर नामक ग्रंथ में 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है, इसमें तूडियन, पांड्यन, पाडन, पांड्यन और कंबडम प्रमुख है। दोस्तों, पुरुनान नामक ग्रंथ में 4 वर्गों का उल्लेख किया गया, जिसमें सूडगम वर्ग है वो ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए थे। अरसर वर्ग है वो शासक और योद्धा वर्ग थे। बेनिगर वर्ग है वो व्यापारी वर्ग में आते थे और वेलाल वर्ग में किसान आते थे। ठीक है, ये 4 वर्ग है, वेलाल, बेनिगर, अरसर और सुड्डम। दोस्तों, संगम साहित्य में जो भूमि है उसको 5 प्रकारों में बांटा गया था, मूल्य, मरुदम, पाले, नेथल और कुरुंची। मूल्य है वो देहाती भूमि थी, मरुदम है वो कृषि भूमि थी, वहीं पाले जो रेगिस्तानी भूमि हो जाती थी उसे कहते हैं। नेथल समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र के जो डेल्टाई भाग उसे कहते हैं और कुरुंची है वो पहाड़ी भूमि होती थी। दोस्तों, प्राचीन आदिम जनजातियों के बारे में बात करें तो आदिम जनजातियां थी थोड़ा, रूला, नागा और वेदर। थोड़ा, रूला, नागा और वेदर एक प्राचीन जनजातियां थी संगम काल के दौरान। दोस्तों, संगम काल में आप दास का अभाव पर पाया जाता है, अर्थात संगम काल था उस दौरान जो दास प्रथा थी उसका कोई प्रचलन नहीं था। भारत में दास प्रथा थी वो बाद में आई थी। दोस्तों, संगम युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति वो समझने में संगम साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिलाओं की स्थिति थी वो सम्मानजनक थी,
वो बौद्धिक गतिविधियां संचालित कर सकती थी, अर्थात जो बौद्धिक गतिविधियां होती थी उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। संगम साहित्य की प्रमुख कवियत्रियों के बारे में बात करें तो ओबेयार, नचेलियर, काक, पांडियार ये प्रमुख थी। ओबियार, नचेलियर, काकाई, पांडियार। महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार था, लेकिन विधवाओं का जीवन था वो दयनीय था। साथ ही आप संगम साहित्य में सती प्रथा का उल्लेख भी देख सकते हैं। तो क्या थी, महिलाएं हैं वो बौद्धिक संपदा में भाग ले सकती थी, महिलाएं कवयित्री भी होती थी, अपना जीवन साथी को चुन सकती थी। और यहाँ की प्रमुख बुराई की बात करें तो महिलाओं के प्रति जो विधवा थी उनकी स्थिति दयनीय थी। साथ ही यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन भी आप देख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या संगम साहित्य में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? जी हाँ, संगम साहित्य में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अब धर्म की बात करें तो संगम युग का प्रमुख देवता माना जाता है मरुगन को। ठीक है, ये पहाड़ी देवता था जिसे तमिल भगवान के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी भारत में मरुगन की पूजा सबसे प्राचीनतम मानी जाती है और भगवान मरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया था। दोस्तों, संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवताओं के बारे में बात करें तो इसमें थे मयोन, विष्णु, वंदन, इंद्र, कर्षण, वरुण और कोरवाई। संगम काल में नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए तीर्थ स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। दोस्तों, संगम युद्ध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार भी आप देख सकते हैं। तो पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म इनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, तो जी हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उल्लेख आप संगम साहित्य में देख सकते हैं। दोस्तों, संगम साहित्य की इकोनॉमी की बात करें तो संगम साहित्य का प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। इसके अलावा ये चावल की आम फसल थी, अर्थात यहाँ पर चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता था। हस्तकला में बात करें तो यहाँ पर बुनाई, धातु का काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, मोतिया, पत्थर, हाथी दांत का उपयोग करके बहुत सारे आभूषण भी बनाए जाते थे। दोस्तों, संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी आंतरिक और बाहरी व्यापार। अर्थात संगम काल है उसका आंतरिक, जो भारत के आंतरिक क्षेत्र थे वहां पे भी व्यापार होता था, तब भारत के अलावा जो अन्य विदेशी देश थे वहां पर भी भारत व्यापार करता था। सूती कपड़े और रेशमी कपड़ों की कताई तथा बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी इनको। दोस्तों, पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियूर में बुने हुए जो सूती कपड़े थे उनकी बहुत ही ज्यादा मांग थी। अगर संगम काल में जो सूती कपड़ा होता था उसकी बहुत ही ज्यादा मांग थी। दोस्तों, पुहार शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इसी बंदरगाह पर प्रवेश करते थे। तो पुहार क्या था? पुहार संगम काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके अलावा वाणिज्य गतिविधियों को संचालित करने वाले अन्य बंदरगाह भी थी संगम काल में, इसमें तोंडी, मुसीरी, कोरकाई, अरिकामेडो और अरनकामन। ठीक है, तो कौन कौन से बंदरगाह थे? पुहार थे, तोंडी थे, मुसीरी थे, कोरकई, अरिक मेडू, मर कानम। ठीक है, मर्क कानम थे। ये पूछ लिए जाते हैं कि ये इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे पुहार, तोंडी, मुसीरी, कोरकई, अरिका मेडू, मरकानम, ये क्या है? तो ये संगम काल के दौरान यूज किए जाने वाले प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे व्यापार होता था। दोस्तों, ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के हैं वो तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए हैं, जो कि समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। अर्थात मतलब ये है कि संगम काल के दौरान जो रोमन सम्राट थे वहां से तमिलनाडु का व्यापार होता था। दोस्तों, संगम युग के प्रमुख निर्यात में की बात करें तो संगम युग के दौरान सूती कपड़े, मसालों में प्रमुख रूप से काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी के साथ साथ जो हाथी दांत के जो उत्पाद होते थे, साथ ही मोती, बहुमूल्य रत्न आदि का निर्यात किया जाता था। साथ ही व्यापारी जिन वस्तुओं का आयात करते थे उनमें थे घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब। ये अपन आयात करते थे। आयात क्या क्या करते थे? घोड़ा, सोना, चांदी और शराब।
अब बात करते हैं संगम युग का अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों तीसरी शताब्दी के अंत में संगम काल धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। 300 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व के बीच में कालभ्रष नामक जो तमिल देश पर कब्जा कर लिया और इस अवधि के पहले इतिहासकार द्वारा अंतरिम और अंधायुग कहा गया। अर्थात कालभ्रष जो जनजाति थी उन्होंने संगम युग को समाप्त कर दिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की हुई थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी 14वीं सदी में 1336 के आसपास विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नवा क्वेश्चन है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों भारतीय मोर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओवो क्रिस्टेसस, पाओ क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों बताओ माओरी कौन सी देश की जनजाति है। माओरी है वो न्यूजीलैंड में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो ये अपने जाना आज के 10 क्वेश्चन, ये यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कर फिर मिलते हैं अगेन। थैंक यू।